तो देखो लास्ट क्लास के अंदर जो डायग्राम था उसको मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लोगे आप, समझ में आ जाएगा आज उस डायग्राम भी, और उससे वो एंगल भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ये एक्स एक्स, ये जेड एक्स, और यहाँ पर आप कौन सी वेव लेते थे, आपतित तरंग। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सी थी, परावर्तित तरंग, और ये कौन सी थी, अपवर्तित तरंग। एंगल थीटा आई, थीटा आर डैश, और ये थीटा आर। ठीक है, ये कौन सा था, K1 वेक्टर, H1 वेक्टर, K2 वेक्टर, H2 वेक्टर, K1 डैश वेक्टर, और ये H1 डैश वेक्टर। ठीक है, अब आपको एंगल लेना किसके ऊपर है, आपको घटक किसके, अब आपने जो इक्वेशन लिखी थी H01 T प्लस H1 नॉट डैश T बराबर H02 वेक्टर T। अब आपको यहाँ पे घटक लेने थे, इसके क्या लेने थे, परिसीमा के ऊपर ये घटक का मान रखने पर। अब परिसीमा के घटक लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो H1, ये H2 और ये H1 डैश, ये इस परिसीमा कौन सी है, ये परिसीमा x है, इस परिसीमा के सापेक्ष किस एंगल के साथ में इसके घटक, परिसीमा के ऊपर इसके कौन से घटक है वो हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब देखो अगर हम परिसीमा को इसके पास में ले जाए, इसके पास में ले जाए और इसके पास में ले जाए तो परिसीमा कैसे आ जाएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस पे इस तरीके से आ जाएगी इस बिंदु के ऊपर, और इस बिंदु के ऊपर किस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से आएगी। अब देखो ये परिसीमा के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा, यहाँ पर थीटा आर, ये परिसीमा के साथ में यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा आपके थीटा आर डैश, और यह परिसीमा के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा आर। ठीक है, अब इसके आप घटक लोगे तो लंबवत घटक और कौन सा, इस परिसीमा के अनुदिश वाला घटक, तो ये वाला घटक तो कौन सा हो जाएगा, H01 cos थीटा आई, डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाली, और इधर कौन सा हो जाएगा H01 sin थीटा आई। इसी तरीके से इसके लिए ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, H01 डैश sin थीटा आर डैश, और ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा H01 डैश cos थीटा आर डैश। अब इसका भी देखो ऐसे, ये लंबवत घटक ये क्या हो जाएगा H02 cos थीटा आर, और इधर की तरफ का ये घटक कौन सा हो जाएगा H02 sin थीटा। ये cos नहीं होगा, ये sin होगा, लंबवत घटक है, और ये कौन सा हो जाएगा cos थीटा आर। ठीक है ना, इस तरीके से एंगल लेंगे। अब देखो इसको घटकों को अगर आप देखोगे ना परिसीमा के ऊपर, अब देखो परिसीमा के अनुदिश कौन सी है, ये वाली अक्ष है, ये वाली अक्ष है और ये वाली अक्ष है, तो इसके अनुदिश इन तीनों घटकों को लोगे तो आप लोगों के ये H1 का मान क्या हो जाएगा, इसके स्पर्श रेखीय घटक कौन सा हो जाएगा H01, इसके लिए कौन सा हो जाएगा ये H01 cos थीटा आर डैश, और इसके लिए कौन सा हो जाएगा H02 cos थीटा आर। ये सब माइनस का होगा, ये भी माइनस होगा, पर ये कौन सा होगा प्लस का, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। परिसीमा के घटक या फिर ये ले सकते हो स्पर्शीय घटक भी बोल सकते हो। अब इसमें आप मान रखोगे तो आप देखो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, H01 माइनस के cos थीटा आई प्लस H01 डैश cos थीटा आर डैश बराबर H02 cos थीटा आर। ठीक है, देखो 7 नंबर इक्वेशन थी। ठीक है, 7 नंबर इक्वेशन ये 7 थी। अब इस 7 इक्वेशन से अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे देखो माइनस के H01 और ये माइनस के H02 cos थीटा आर के रूप में हमें क्या मिल गए, इसके स्पर्शीय घटक मिल गए। अब देखो
परावर्तन व अपवर्तन के नियम से एंगल ऑफ थीटा आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ थीटा आर डैश होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा आर डैश भी लिख सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी, माइनस के h01 cos थीटा आई प्लस h01 डैश cos थीटा आर डैश बराबर माइनस के h02 cos थीटा आर। माइनस के साइन को कॉमन ले लो बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h01 माइनस के h01 डैश cos थीटा आर डैश, सॉरी आई मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h02 cos थीटा आर। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि h01 और h01 डैश cos थीटा आई बराबर क्या आ जाएगा, h02 cos थीटा आर। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन की सहायता से आपको क्या मिलेंगे, परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक का मान ज्ञात। अब ये चित्र बन जाएगा बोले, अब देखो, अब इस इक्वेशन के 8 के बाद में अब आपको मालूम हो तो h1 वेक्टर क्या था, h1 वेक्टर बराबर हमने क्या लिखा था, k1 वेक्टर क्रॉस e1 वेक्टर अपॉन μ1 ओमेगा लिखा था। ठीक है, यहां से k1 वेक्टर को बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k1 वेक्टर को बाहर लेने पे k1 वेक्टर बाहर आया तो यहाँ पे अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, n कैप क्रॉस e1 वेक्टर अपॉन μ1 ओमेगा। ठीक है, चूंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो k है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन v के बराबर होता है, या फिर आप ये कह सकते हो 1 अपॉन v बराबर क्या आ जाएगा, k अपॉन ओमेगा, या फिर k बराबर ओमेगा अपॉन v। और जो वेलोसिटी होती है, ये जो 1 अपॉन v बराबर k अपॉन ओमेगा है, ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन। क्योंकि आपने जब वेलोसिटी c का मान रखा था तो c बराबर क्या लिखते थे, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वो तो कौन से आकाश में होता था, मुक्त आकाश में। परंतु यहाँ पे हम माध्यम कैसे ले रहे हैं, अचालक माध्यम ले रहे हैं। तो अचालक माध्यम में हमको लोगों को जो अलग अलग माध्यम है उनके लिए हमको चुंबकीय पारगम्यता तथा विद्युतशीलता का मान मालूम है। तो यहाँ से 1 अपॉन वी या फिर k1 अपॉन ओमेगा का मान हम क्या लिख सकते हैं, रूट μ1 एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन किस प्रकार से बदल जाएगी, h1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, h1 वेक्टर बराबर आप क्या आ जाएगा, रूट μ1 एप्सिलॉन 1 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, n कैप क्रॉस e1 वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा, μ1। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ा था कि जो स्पर्शीय घटक है, ठीक है, स्पर्शीय घटक है, या फिर जो आपने सतत इक्वेशन निकाली थी उस सतत समीकरण में हमने क्या पढ़ा था, चर घातांकी टर्म सारे के सारे चर घातांकी पद जो है वो कैसे है, समान या फिर क्या है, बराबर है। जब सारे चर घातांकी पद समान या बराबर है तो उस कंडीशन में आप जब h1 वेक्टर और e1 वेक्टर का मान रखोगे तो वहां पे h1 वेक्टर और e1 वेक्टर का मान रखने पे क्या आएगा, h01 वेक्टर बराबर रूट μ1 एप्सिलॉन 1 n कैप क्रॉस e01 वेक्टर। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो h वेक्टर के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपोनेंशियल की टर्म थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक्सपोनेंशियल की टर्म थी वो दोनों एक जैसी थी, मतलब उनके मान बराबर है। जब मान बराबर है तो वो दोनों आपस में कट जाएगी, तो वो कट गई एक्सपोनेंशियल की टर्म, तो बचेगी ओनली फॉर कौन सी टर्म, ओनली फॉर एम्पलीट्यूड वाली टर्म बचेगी, और वो हमने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे क्या आ गया, μ1। अब देखो μ1 आ गया, उसके बाद में देखो यहां से
अगर हम इसका परिणाम लिखना चाहें तो परिणामी के रूप में लिखेंगे तो H01 बराबर क्या आ जाएगा, ε1 अपॉन μ1 ये आ गई। अब इसी प्रकार से अगर हम किसका किसका मान रखें, इसी प्रकार अगर हम परावर्तित घटक का लिखना चाहे, परावर्तित घटक का मान, तो वो H02 किसके बराबर आ जाएगा, H01 डैश सॉरी, वो क्या आ जाएगा, सेम का सेम वही ε1 μ1 पोस्ट में क्या आ जाएगा E01 डैश। ठीक है। और इसी प्रकार से अपवर्तित घटक, ये अपवर्तित मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का अपवर्तित घटक है, उसके आयाम का मान क्या आ जाएगा H02। अब यहाँ पे E1 ε1 और μ1 है, उस जगह पे परिवर्तित क्या आ जाएगा ε2 अपॉन μ2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा ε2 अपॉन μ2 E02। इन तीनों को क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 9 से मान किस में रखने पर, से मान इक्वेशन नंबर 8 में रखने पर, जब हम इक्वेशन नंबर 9 से मान इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे तो आपको मालूम है इक्वेशन नंबर 8 क्या थी, H01 माइनस के H01 डैश cos थीटा आई किसके बराबर था, H02 cos थीटा आर के बराबर था। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, H01 H01 डैश H02 का मान इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पे जब आप मान रखोगे तो क्या आएगा, रूट ε1 अपॉन μ1 E01 माइनस के रूट ε1 डैश अपॉन μ1 E01 डैश, कोष्टक में क्या आ जाएगा बाहर इसके cos थीटा आई इजिकल्स टू क्या आ जाएगा ε2 μ2 E0 2 cos थीटा आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान रखनी जरूरी है कि जो अचालक माध्यम होते हैं, अचालक बोलो या फिर कुचालक माध्यम बोलो, के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होता है, का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। लगभग उनका मान क्या होता है, दोनों माध्यमों के लिए जो चुंबकीय पारगम्यता म्यू है वो हमेशा इक्वल होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, μ1 इजिकल्स टू μ2 इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, μ0। ठीक है। अब इस μ1 μ2 μ0 का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये μ1 से ये μ1 और ये μ2 ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी, ε1 E01 माइनस के ε2 E01 डैश बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा तो आपके ε2 cos थीटा आई। और यहाँ पे एक और छूट गई है, वो आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा आई बराबर 2 E0 2 cos थीटा आर। और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, ठीक है। इससे पहले आपने एक इक्वेशन नंबर 4 नहीं 5, इक्वेशन नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था हमने कि जो स्पर्शी घटक है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के स्पर्शी घटक, उसके स्पर्शीय घटक हमने क्या पढ़ा था, E01 प्लस
ई नॉट वन डैश किसके बराबर था, ई नॉट टू। ठीक है, और अभी तक हम इस इक्वेशन के अंदर या इस कंडीशन में सिर्फ सभी के सभी स्पर्शीय घटक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे ई नॉट वन बराबर प्लस ई नॉट टू किसके बराबर आ रहा है, ई नॉट टू के बराबर आए। तो इस इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से मान इक्वेशन नंबर किस में रखने पर, 10 में रखने पर। जब हम इक्वेशन नंबर 5 से मान इक्वेशन नंबर 10 में रखेंगे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या आएगी, एप्सिलॉन 1 बाहर ले लो, ई नॉट वन माइनस ई नॉट वन डैश इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 कोष्ठक में ई नॉट वन प्लस ई नॉट वन डैश आ जाएगा। अब देखो आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई बराबर एप्सिलॉन 2 ई नॉट वन प्लस ई नॉट वन प्लस cos थीटा आर। ठीक है, अब यहाँ से ई नॉट वन वाली टर्म को एक साइड, ई नॉट वन डैश वाली टर्म को दूसरी साइड। यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 ई नॉट वन cos थीटा आई किसके बराबर प्लस एप्सिलॉन 2 ई नॉट वन cos थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 ई नॉट वन cos थीटा आर प्लस एप्सिलॉन 1 ई नॉट वन डैश cos थीटा आई। ठीक है, अब देखो अब यहां से किस किस को, ई नॉट वन को एक तो कॉमन ले लो बाहर, और साथ में और किस चीज को कॉमन ले सकते हो, cos थीटा आई प्लस cos थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट वन डैश रूट एप्सिलॉन 2 cos थीटा आर प्लस रूट एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई। ठीक है, हमें कौन से घटक ज्ञात करने हैं, एक तो ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन का रेशियो और दूसरा ई नॉट टू डैश अपॉन ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन का। तो यहां से हमें क्या, ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन का मान ज्ञात करना है। तो इधर आप क्या करोगे, ई नॉट वन डैश में किसका, ई नॉट वन का भाग दे दोगे, तो उस कंडीशन में ये वाली टर्म इसके नीचे और ये वाला टर्म उसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई प्लस एप्सिलॉन 2 cos थीटा आर अपॉन क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन 1 अब देखो यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया बाहर। ठीक है, यहाँ पर अब देखो cos थीटा आई प्लस एप्सिलॉन 2 cos थीटा आर, इसको और आगे लिखेंगे तो ई नॉट वन डैश
अपॉन ई नॉट वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई माइनस रूट एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन कॉस थीटा आर अपॉन कॉस थीटा आई प्लस रूट एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन कॉस थीटा आर। इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 11 दे दो, ठीक है ना। ई नॉट वन अपॉन ई नॉट वन, यहाँ से हमने क्या लिया, एप्सिलॉन वन को कॉमन लिया है, तो एप्सिलॉन वन को कॉमन लिया तो वो बाहर आ जाएगा, और इधर से भी एप्सिलॉन वन को कॉमन लेंगे बाहर आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, इस रूप में आएगी। अब देखो हमने जब अपवर्तन और किसके नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम पढ़े थे, उस समय हमने क्या निकाला था, वो परावर्तन के नियम से हमने क्या पढ़ा था, 2 म्यू वन बराबर क्या पढ़ा था, n2 अपॉन n1, और इसको हमने कैसे भी लिखा था, k2 अपॉन k1 से भी लिखा था। अब k2 अपॉन k1 से क्यों लिखा था आपको मालूम हो, तो ये n2 अपॉन n1 जो है इसका वेलोसिटी के साथ में किस प्रकार से c अपॉन n के रूप में रिलेशन है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ में किस प्रकार से c अपॉन n से रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम c का ऊपर नीचे गुना करेंगे या फिर इसके अंदर c का डिवीजन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, k2 अपॉन k1 के रूप में, क्योंकि वेलोसिटी किस में आ जाएगी, c अपॉन n के रूप में आ जाएगी। और आपको मालूम है v बराबर क्या है, k अपॉन ओमेगा, और ओमेगा दोनों ही माध्यम के लिए कैसा है, तीनों ही तरंग के लिए कोणीय आवर्ती का मान एक जैसा एक समान है, तो उस वजह से ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा कटेगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, तरंग संचरण नियतांक के बराबर आती है, और तरंग संचरण नियतांक के वेलोसिटी बराबर आने के कारण वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, n के बराबर भी हो जाती है, किसके अपवर्तनांक के बराबर भी हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिली है 2 म्यू वन या 2 म्यू वन, ये जो अपवर्तनांक है दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर, वो किसके, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, k2 अपॉन k1, ठीक है, k2 अपॉन k1 आ गया। और इस k2 अपॉन k1 को हम क्या लिख सकते हैं, k2 को हम क्या लिखते हैं, k को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा अपॉन v लिखते हैं। तो ओमेगा अपॉन v, ओमेगा तो गया तो बचा क्या, 1 अपॉन v, और 1 अपॉन v किसके बराबर होगा, म्यू एप्सिलॉन के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो यहाँ से ये k, क्योंकि k किसके बराबर है यहाँ पर 1 अपॉन v बराबर रूट म्यू एप्सिलॉन, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू अपॉन रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन, ठीक है। और ये किसके बराबर होते हैं, ये जो रेशियो था ये किसके, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2 म्यू वन किसके बराबर आ जाएगा, या फिर ये कह सकते हो k2 अपॉन k1 बराबर क्या आ जाएगा, अचालक माध्यमों के लिए पारगम्यता एक दोनों ही समान होती दोनों माध्यमों की, तो म्यू टू से म्यू वन कट जाएगा, तो इक्वेशन में क्या आएगा, एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर की। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको ए, अब इक्वेशन नंबर ए से मान किसमें रखने पर, ए से मान इक्वेशन नंबर 11 में रखने पर। तो यहां से आप देखो इस इक्वेशन में एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। तो ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर कॉस थीटा आर अपॉन नीचे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर कॉस थीटा आर, ठीक है। यहां से साइन थीटा आर से साइन थीटा आर नीचे से कट जाएगा, जब हम क्या लेंगे, इसका लसअप लेंगे, तो उस कंडीशन में देखो ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा,
cos थीटा आई sin थीटा आर माइनस sin थीटा आई cos थीटा आर अपॉन cos थीटा आई प्लस sin थीटा आर प्लस sin थीटा आई cos थीटा आर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या बोल सकते हो, 12 बोल सकते हो, 12 ए भी बोल सकते हो या 12 बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी देखो इसमें एक सरल समीकरण लगेगी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। जब साइन ए माइनस बी लिखते हैं तो उस कंडीशन में साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा बी वाली इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आपने सरल समीकरण पढ़ी होगी साइन थीटा ए और साइन थीटा बी वाली। कौन सी साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी की सरल समीकरण पढ़ते तो क्या आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से साइन ए प्लस बी की पढ़ते हो तो क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के रूप में कौन सा है, थीटा आर है, और बी के रूप में कौन सा है, थीटा आई है। तो उस कंडीशन में यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई नॉट 1 डैश अपॉन ई नॉट 1 इज टू क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा आर माइनस थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर प्लस थीटा। ये किस चीज की इक्वेशन है आपके, परावर्तन गुणांक। और यहाँ पे लंबवत ये नीचे वाला ऐसा साइन क्यों बनाया है, ऐसा साइन इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे वो क्या था, परिसीमा के ऊपर या लंबवत रूप में था। मतलब जो भी हम माध्यम ले रहे हैं उनकी परिसीमा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसा ले रहे हैं, लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। उस वजह से यहाँ पे परावर्तन गुणांक कैसा आएगा, लंबवत परावर्तन गुणांक आएगा। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये निकला उसी प्रकार से क्या निकलेगा, अपवर्तन गुणांक भी निकलेगा, उसको भी याद करेंगे। क्योंकि 5 मिनट है और 5 मिनट में वो पूरा होगा नहीं।